Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear friends and English literature aspirants. This is your host Samya Oman and you're watching MA English Part 1 and 2 Notes. Today I'm going to cover another very important question of the drama The Sea by Edward Bond, Symbolism. But before watching this video, don't forget to like, subscribe and share my channel. Dear students, now let's move on towards the question The Sea, written by Edward Bond, Symbolism. Discuss the use of symbolism in the play The Sea. अच्छा, ये symbolism का जब भी आपको question आएगा तो you have to write the definition of symbolism. Edward Bond, born July 1934, is an English playwright, theatre director, poet, theorist and screenwriter. ये मैं आपको पहले भी questions में बता चुकी हूँ. He is the author of some 50 plays amongst Saved. 1965 became one of the best known. Saved सबसे मशहूर प्ले था और इसने तकरीबन 50 plays लिखे थे. Bond is broadly considered as one of the major living dramatists. अभी तक ये ज़िंदा है और मेजर लिविंग ड्रामेटिस्ट है, बट ही हैज़ ऑलवेज बीन एंड रिमेंस हाईली कंट्रोवर्शियल. लेकिन ये हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा है बिकॉज ऑफ द वायलेंस शोन इन हिज प्लेस, क्योंकि इसके प्लेस में वायलेंस दिखाई गई है. बॉन्ड ऑल्सो मेड सम इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस टू द सिनेमा. जी, ये तो इंट्रोडक्शन है, इसको आप बिल्कुल शॉर्ट करके लिखें. ये बेसिकली आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप राइटर की लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानते हो. द सी इज़ अ मार्वलस एंड फैबुलस क्रिएशन बाय एडवर्ड बॉन्ड. सी एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन तख्लीक है एडवर्ड बॉन्ड की. इट बिगिंस विद अ वाइल्ड स्टॉर्म दैट शेक्स अ स्मॉल एंग्लियन सी साइड विलेज. इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही तूफ़ानी रात से जिसने एक छोटे से समंदर के किनारे एक गांव होता है उसको हिला के रख दिया होता है. एंड सेट्स ऑफ अ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स दैट चेंजेस द लाइफ ऑफ ऑल इट्स रेजिडेंट्स. टॉम के बाद सीरीज़ ऑफ इवेंट्स शुरू होते हैं जिसने उस विलेज में रहने वाले जो रेजिडेंट्स हैं उनकी ज़िंदगियों को बदल डाला होता है. सेट इन द हाई एडवर्डियन वर्ल्ड ऑफ 1907. 1907 की बात है. द सी इज़ अ फैसिनेटिंग ब्लेंड ऑफ वाइल्ड फार्स, हाई कॉमेडी, मतलब इसमें बहुत तंजिया सारा कुछ दिखाया हुआ है. हाई कॉमेडी है, बाइटिंग सोशल सटायर है एंड ब्लीक पोइटिक ट्रेजेडी, और इसमें पोइटिक ट्रेजेडी भी दिखाई भी है. सिम्बॉलिज्म इज़ द यूज़ ऑफ सिम्बल्स. अब ये डेफिनेशन आ गई सिम्बॉलिज्म की, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. दिस इज़ द यूज़ ऑफ सिम्बल्स टू सिग्निफाई आइडियाज़ एंड क्वालिटीज़ बाय गिविंग दैम सिम्बॉलिक मीनिंग्स दैट are different from their literal sense. सिम्बॉलिज़म सिम्बल्स का इस्तेमाल है जो सिग्निफाई करता है आइडियाज़ को और क्वालिटीज़ को, उनको सिम्बॉलिक मीनिंग्स देके जिनका लिटरल मीनिंग कुछ और होता है. द सी बाय एडवर्ड बॉन्ड इज़ रेप्लीट विद सिम्बल्स. ये सिम्बल से भरा हुआ है ये प्ले जो कि एडवर्ड बॉन्ड ने लिखा है. लाइक ऑल अदर मॉडर्न राइटर्स, बॉन्ड हैज़ यूज दिस टेक्निक ऑफ सिम्बॉलिज्म मार्वलसली. तमाम मॉडर्न राइटर्स की तरह बॉन्ड ने भी ये टेक्निक बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल की है. किस टेक्निक की बात करें हम? सिम्बॉलिज्म की. ही हैज़ मैनिफेस्टेड मैनी सिम्बल्स इन द प्ले. उसने बहुत सारे सिम्बल्स का इस्तेमाल किया अपने इस प्ले में. Most of the modern writers are profound in their thinking and their thinking is complex too. ज़्यादातर राइटर्स की थिंकिंग जो होती है वो profound ही होती है और complex भी होती है. The complexity combined with profundity leads them to imbue their writings with great significance. उनकी complexity और profundity की combination से बहुत ज़बरदस्त राइटिंग्स बनती हैं जो कि बहुत ग्रेट सिग्निफिकेंस की हामिल होती हैं. दैन वी कैन फाइंड ऑन द सरफेस. जितना हम सरफेस पे नहीं देख सकते, यानी बड़ी डेप्थ होती है उन नावल्स में, उनके बड़े मीनिंग्स होते हैं. जिसे कहते हैं जू माइनी बात होना, जू माइनी राइटिंग्स होना. द टाइटल ऑफ द प्ले. जी, प्ले के टाइटल के बारे में बात करेंगे. द सी ही क्यों नाम रखा गया इसका? इज़ इट सेल्फ सिम्बॉलिक, क्योंकि ये सिम्बोलाइज़ करता है बहुत सारी चीज़ों को. अब देखते हैं कि सी क्या सिम्बोलाइज़ करता है. द सी इज़ अ सिम्बल ऑफ लाइफ, सोसाइटी, होप, डेथ, डिज़ास्टर एंड डिस्ट्रक्शन. अ रीडर फाइंड्स ऑल दीज एस्पेक्ट्स इन द प्ले. वो सिम्बोलाइज़ कर रहा है ज़िंदगी को, सोसाइटी को, उम्मीद को, मौत को, डिज़ास्टर को यानी डिस्ट्रक्शन, तबाही को. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस प्ले में हमें नज़र आती हैं. बॉन्ड हैज़ मेड यूज़ ऑफ द सी
in his play as Virginia Woolf has done in her novel To the Lighthouse. बॉन्ड ने उसी तरह इस्तेमाल किया है समंदर का जिस तरह से वर्जीनिया वुल्फ ने अपने नावल टू द लाइट हाउस में किया है. ये भी आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे. टू द लाइट हाउस भी आपके सिलेबस में शामिल है, तो यू कैन राइट दिस एज वेल. और आई गेस बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये नावल पढ़ा है और प्रिपेयर भी किया है. इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट लाइफ इट्सेल्फ इज़ वेरी मच लाइक द सी. अगर हम बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ज़िंदगी जो है वो बहुत हमें सी की तरह दिखाई देगी. हाउ सी एंड लाइफ बोथ हैव रिजेम्बलेंस विद ईच अदर. समंदर और ज़िंदगी की एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है. सी इज़ एज डीप एंड मिस्टीरियस एज लाइफ. सी बहुत गहरा है, मिस्टीरियस है, बिल्कुल ज़िंदगी की मानंद. एज मिसेस टाइल हाउस कमेंट्स इन द प्ले, जिस तरह मिसेस टाइल हाउस कमेंट करती हैं प्ले में, दिस टेरेबल सी दिस टेरेबल लाइफ, कि ये टेरेबल सी है और ये टेरेबल लाइफ है. इट हैज़ इट्स ओन मूड्स बोथ काम एंड स्टॉर्म, यानी इसके अपने मूड्स होते हैं. ये खामोश भी होता है और इसमें कभी तूफ़ान भी आया होता है. इट प्लेज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग्स बिसाइड इट. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है तमाम इंसानों की ज़िंदगी में. एज़ मफनवे सेज़ इन दिस टाउन यू कांट गेट अवे फ्राम द सी, कि इस टाउन में तुम समंदर से दूर नहीं जा सकते. द सी स्टॉर्म एट द वेरी आउटसाइड ऑफ द प्ले इज़ ऑल्सो सिम्बॉलिक. जो शुरुआत में समंदर का तूफ़ान दिखाया हुआ है, समुद्री तूफ़ान, वो भी बहुत सिम्बॉलिक है. इट बिकम्स द कॉज ऑफ डेलापिडेशन एंड डिज़ास्टर. बहुत तबाही दिखा रहा है वो कि हर चीज़ तहस नहस हो गई है. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ द डेथ ऑफ मिस्टर कॉलिंस. सबसे पहली मिसाल मिस्टर कॉलिंस की डेथ है. वो डाइज बाय ड्राउनिंग इनटू द सी, जो कि समंदर में डूब के मर जाता है. यानी शुरुआत में यही दिखाया है कि वो तूफ़ान को बेयर नहीं कर सकता और वो मर जाता है. द सी बिलोंग्स टू 1907. इस प्ले में जो दौरानिया दिखाया जा रहा है वो 1907 का है. इट वॉज़ अ पीरियड व्हेन द शैडो ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वॉज लूमिंग ओवर द होल वर्ल्ड. ये वो दौर है जब चारों तरफ दुनिया में डिस्ट्रक्शन हो रही थी. द वर्ल्ड वॉज इन टेरेबल स्टेट ऑफ क्योस का आलम था हर तरफ. द पीसफुल हारमनी ऑफ लाइफ वॉज टोटली डिस्टर्ब बाय द थ्रेट ऑफ वॉर्स. जो एक ज़िंदगी का पुरसुकून बैलेंस था वो ख़राब हो गया हुआ था वॉर के थ्रेट से. एंड द यूज़ ऑफ कैनन्स, तोपों के इस्तेमाल से. सो द प्रैक्टिस ऑफ वेपन्स ऑफ वॉर एंड कैनन, ये अगेन ये सिंबल इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, वेपन्स ऑफ वॉर एंड कैनन. सिम्बलाइज द थ्रेट ऑफ फियर्स एंड वॉर्स. वो सिम्बलाइज़ करता है वॉर के थ्रेट को और वॉर के फियर को. द आर्मी ऑलवेज स्पॉइल द पीस ऑफ पीपल बाय फायरिंग ऑल द टाइम. वहाँ पे दिखाया हुआ है कि वो गांव के पास वो आर्मी की छावनी है और वहाँ पे वो फायरिंग होती रहती है, वो प्रैक्टिस करते रहते हैं फायरिंग की. तो हर वक्त उनका जो पीस है वो डिस्टर्ब होता रहता है. एज़ मिसेस राफे सेज दे प्रैक्टिस ऑल डे एंड नाइट, कि ये तमाम दिन और तमाम रात प्रैक्टिस ही करते रहते हैं फायरिंग की. इन द प्ले वी हेयर द नॉइज़ ऑफ फायरिंग एट डिफरेंट इंटरवल्स. और इस प्ले में भी हमें शोर सुनाई देता है फायरिंग का मुख्तलिफ औकात में. It creates disturbance when Mrs. Rafe and other characters rehearse their classical play. आप ये जानते ही हैं कि मिसेस राफ़ी और बाकी कैरेक्टर्स एक क्लासिकल प्ले को रिहर्स कर रहे होते हैं, तो ये फायरिंग की वजह से डिस्टर्बेंस हो जाती है. सडनली ऑल पीपल स्टॉप देयर एक्टिविटी बिकॉज ऑफ फायरिंग. और तमाम लोग जो हैं वो अपनी एक्टिविटी बंद कर देते हैं जैसे ही फायरिंग शुरू होती है. एज मिसेस राफ़ी सेज, मिसेस राफ़ी कहती हैं, वन कांट प्ले लूट्स टू द साउंड ऑफ गन फायर, कि आप लूट तो नहीं प्ले कर सकते गन फायर की साउंड के ऊपर, तो उनको अपना प्ले रोकना पड़ता था. द अनआइडेंटिफाइड फॉरेन ऑब्जेक्ट्स UFO, दिस इज़ अनदर सिंबल, स्टैंड फॉर द फियर ऑफ चेंज एंड मैकेनिज़्म. ये सिम्बलाइज़ कर रहा है फियर को, फियर ऑफ चेंज को, कि कुछ बदल ना जाए, और मैकेनिज़्म को. द पीपल आर बैकवर्ड एंड अनअवेयर ऑफ द न्यू इन्वेंशंस, यानी बहुत जाहिल और बैकवर्ड किस्म के लोग दिखाए हुए हैं जिनको नई इन्वेंशंस के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है. हैच द सी गार्ड, जो समंदर का गार्ड होता है जिसका नाम हैच होता है, स्प्रेड्स र्यूमर्स दैट द स्पेस क्रीचर इज़ कमिंग डाउन टू एफेस दैम. वो ये र्यूमर्स, फेक र्यूमर्स इधर उधर स्प्रेड कर देता है कि बाहर से यानी स्पेस से कोई क्रीचर आ रहा है, कोई मखलूक हमारी ज़मीन पे उतरी है
और वो हमें बहुत जल्द तबाह कर देगी, या हमें वो तबाह करने आ रहे हैं या हमें इस जगह से निकालने आ रहे हैं। दे वॉन्ट टू रूल ओवर दैम, वो हम पे हुकूमत करना चाहते हैं। He says their brains are taken out at night bit by bit and placed by artificial material brought here in airships। अब ये उसकी तमाम assumptions हैं, या जिसे कहते हैं तोहम परस्ती, कि आपको बिला वजह वहम होना कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता। वो कहता है कि वो रात को आते हैं और उनके जो ब्रेन्स हैं उनको बाहर निकाल देते हैं बिट बाय बिट, और उसकी जगह आर्टिफिशियल मटेरियल को प्लेस कर देते हैं जो यहाँ पे लाए होते हैं एयरशिप्स में। The next symbol is the technique of the play within the play. Now this is also very symbolic. It symbolizes a contrast between harmony and disharmony. ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये भी क्वेश्चन किया है कि ये क्यों बॉन्ड ने, और ये क्वेश्चन आता भी है कि क्यों बॉन्ड ने क्लासिकल ट्रेजेडी को एक मॉडर्न ट्रेजेडी में दिखाया हुआ है, कि वो क्यों रिहर्स कर रहे हैं उस प्ले को। Because it shows a contrast between harmony and disharmony, love and hatred। उसमें मोहब्बत दिखाई हुई है, और जो सोसाइटी है जो द सी में हेट्रेड नफ़रत दिखाई हुई है। रिदम एंड क्योस, कि उसमें वो रिदम दिखाया हुआ है, और जबकि बाहर जो गांव है जहाँ पे द सी की सारी पिक्चराइजेशन है हुई हुई है, या कह सकते हैं कि उसको राइटर ने लिखा है जिस गांव के ऊपर, वहाँ पे बहुत क्योस है। It shows the hypocrisy of characters and so-called artists। जी, करेक्टर्स की हिपोक्रेसी भी दिखाई हुई है, और जो सो कॉल्ड आर्टिस्ट हैं यानी वो बहुत हिपोक्रेट हैं। दे ऑल्सो ब्रिंग डाउन द वैल्यू ऑफ क्लासिकल प्लेज एंड हीरोज़, यानी वो जिस तरह से रिहर्स कर रहे हैं और आपस में वो एक दूसरे के क्लैश हैं, तो वो क्लासिकल प्लेस की भी वैल्यू और उनके हीरोज़ की वैल्यू को भी गिरा रहे हैं या कम कर रहे हैं। The doorbell of Hat's shop, this is another symbol, has its own symbolic significance। इसकी अपनी symbolic importance है। It changes 11 times in the play, 11 मरतबा ये प्ले में बजती है। It stands for some threat of danger, कि ये किसी थ्रेट को शो करिए कि कोई डेंजरस चीज़ आने वाली है, कोई डेंजर अपीयर होने वाला है। एंड हॉरर्स फ्रॉम एलियंस, और एलियंस जो हैं वो आने लगे हैं, या डर महसूस हो रहा है एलियंस से। इट इज़ ऑल्सो अ वार्निंग फ्रॉम हैच, ये हैच की तरफ से वार्निंग भी है टूवर्ड्स द कस्टमर्स। अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स द डोर बेल इज़ एन अलार्म फॉर चेंज, कि ये एक तरह से चेंज के लिए अलार्म है, अलार्म का काम करिए। द परचेज ऑफ कर्टन्स सिम्बोलाइजेज द हॉलो स्टैंडर्ड्स, परचेज ऑफ कर्टन्स भी सिम्बोलाइज करते हैं हॉलो स्टैंडर्ड्स को। दे रिवील नथिंगनेस एंड द हॉलोनेस ऑफ द मॉडर्न पीपल एंड सोसाइटी, ये लोग इतने शैलो हैं, इतने हॉलो हैं अंदर से, उनकी नथिंगनेस को रिवील किया गया है मॉडर्न पीपल को और उनकी सोसाइटी को। कर्टन्स आर एसोसिएटेड विद मिसेस राफे, मिसेस राफे से कर्टन्स एसोसिएट हैं। एंड शी इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ एम्प्टीनेस एंड हॉलो मॉरलिटी, यानी उनकी मॉरल वैल्यूज़ कोई भी नहीं है और वो फुल ऑफ एम्प्टीनेस है अंदर से। ये परचेज ऑफ कर्टन्स भी सिंबल है। द सी गार्ड्स, सेंट्री एंड कॉन्स्टेबल शो एनार्की एंड ड्यूटीलेसनेस। सी गार्ड्स की दिखाई हुई है कि किस तरह से वो दे आर नॉट ड्यूटीफुल और वो डिवोटेड नहीं है अपने काम की तरफ। सी गार्ड्स भी सिंबल्स हैं। इट इज़ हैट्स डिसऑनेस्टी टुवर्ड्स हिज वर्क दैट ही डज़ नॉट ट्राई टू सेव कॉलिंस। ये उसकी डिसऑनेस्टी थी कि उसने जब वो तूफ़ान आ रहा था और तूफ़ानी रात थी और उसका दोस्त जो था वो आके मदद मांग रहा था, विली कार्सन, अपने दोस्त के लिए, और बता रहा था कि कॉलिंस मेरा दोस्त डूब चुका है, उसको बचाओ। लेकिन उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने उसको बहुत बुरे अल्फाज में मुखातिब किया था और उसे कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ और तुम यहाँ क्या करने आए हो। द सोसाइटी इज़ द विक्टिम ऑफ लॉलेसनेस, दिखाया हुआ है कि सोसाइटी में किसी तरह का कोई लॉ मौजूद नहीं है। डिसऑनेस्टी एंड इनजस्टिस, वहाँ पे डिसऑनेस्टी है, इनजस्टिस यानी नाइंसाफ़ी है। मिसेस राफी सेज़, again this is a textual quote, please note down, I'll go and alert town constable as it's only midday, I suppose he is still in bed। यानी वो ये बात करी कांस्टेबल के मतलब जिसको सुबह सुबह जागना चाहिए, वो कह रही है अभी मिड डे हो चुका है और मुझे ये उम्मीद है कि वो अभी तक सोया ही होगा। आई हार्डली नो इफ़ आई डेयर अप्रोच अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉ,
कहती है मुझे ये भी नहीं पता कि मैं लॉ के किस रिप्रेजेंटेटिव के पास इस वक्त जाके मिलूँ. The turning of the boat. This is another symbol. The turning of the boat of Willie and Collins symbolizes ruin and devastation. उनकी जो बोट उलट गई थी कॉलिन्स और विली की, वो सिम्बलाइज करते हैं डिस्ट्रक्शन को, ruin को यानी तबाही को. Bond has presented the picture of chaos through the bottom of the boat. Bond ने chaos की पिक्चर को रिप्रेजेंट किया है बोट के बॉटम से. As Willie says, जिस तरह से विली कहता है, It looked very ugly, यानी वो बहुत बदशक्ल थी देखने में. The shears, again the scissors, एक और symbol है, symbolize revenge and disintegration of the things. Hath scissors has been used here to reveal the intention of Hath's personal revenge and grudge. यहाँ पे वो symbolize कर रहा है revenge को यानी बदले को और disintegration चीज़ों की. हैच की सीजर्स जो हैं वो यूज़ की गई हैं हैच की इंटेंशन को बयान करने के लिए, जो कि उसने यूज़ की थी अपने पर्सनल रिवेंज और ग्रज को निकालने के लिए. एज ही सेज, जिस तरह वो कहता है, आई विल टेक माई शेयर्स टू दैट लिटिल स्वाइन, आई विल स्निप हिम. वो कहता है कि मैं अपनी सीजर्स निकालूंगा और मैं उसको अपनी सीजर्स से काट डालूंगा. ये वो विली के मतलब कह रहा होता है क्योंकि वो समझता है कि वो शायद एलियन है या वो एलियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. द फायर इन द कॉलिन्स आई स्टैंड फॉर लाइफ, लव, पावर एंड स्ट्रेंथ. कॉलिन्स की आइज़ के बारे में बात हो रही है कि उसके आँखों में एक किस्म की आग थी, फायर था, पैशन था. दैट स्टैंड्स फॉर लाइफ, लव, पावर एंड स्ट्रेंथ. रोज़ हैज़ सीन अ लाइफ लाइक फायर इन कॉलिन्स आइज़. रोज़ जो उसकी मंगेतर थी उसने उसकी आंखों में ज़िंदगी की तरह फ़ायर महसूस किया था. दैट्स वाई शी डज़ नॉट थिंक हिम डैड. वो ये नहीं समझती थी कि वो वाकई मर चुका है. एज शी सेज, वो कहती है, अ फायर दैट डजंट डाई आउट, कि वो ऐसा फ़ायर है जो कभी भी मद्धम नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा. द रैट सिम्बलाइजेस होप. रैट के बारे में जो बात की गई है इसमें, वो होप को सिम्बलाइज़ करता है, लाइफ को. एंड ऑप्टिमिज़म दैट लाइफ विल नॉट डाई अवे ऑन अर्थ, एज इट इज़ साइंटिफिक ट्रुथ दैट मैटर नेवर डाइज. ये होप को सिम्बलाइज़ कर रहा है कि ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती और ये साइंटिफिक ट्रुथ भी है कि मैटर कभी ख़त्म नहीं होता. द रैट ऑल्सो स्टैंड्स फॉर डार्विन्स थेरी ऑफ एवोल्यूशन. ये डार्विन की थेरी को भी रिप्रेजेंट करती है, जो डार्विन की थेरी है एवोल्यूशन के मुतालिक. दैट द रैट हैज़ द सीड्स ऑफ द रैट कैचर इन इट, के जो चूहा होता है उसके पास सीड्स होते हैं रैट कैचर के उसमें. इवांस सेज, इवांस कहता है, I believe in the rat because he has the seeds of rat catcher in him. मुझे चूहे पे यकीन है क्योंकि चूहे के अंदर रैट कैचर के सीड्स होते हैं. The characters of the play are also very symbolic. इस प्ले के कैरेक्टर्स भी बहुत सिम्बॉलिक हैं. इवांस के बारे में बात करेंगे सबसे पहले. इवांस द ओल्ड ड्रंकन मैन सिम्बोलाइजेस मैंस एलाइनेशन, यानी वो एक बूढ़ा ड्रंकन आदमी है जो सिम्बोलाइज़ कर रहा है आदमी के जवाल को, आदमी के डाउनफॉल को. एंड एस्केपिज़म फ्रॉम द सोसाइटी से एस्केपिज़म को रिप्रेजेंट कर रहा है या सिम्बोलाइज़ कर रहा है. ही ऑलवेज रिमेन इंटॉक्सिकेटेड ड्यू टू एक्सेसिव ड्रिंक, यानी वो हर वक्त इंटॉक्सिकेटेड ही नज़र आ रहा होता है, यानी उसने ड्रिंक किया होता है. ही इज़ ऑल्सो द सिम्बल ऑफ सैनिटी एंड इनसैनिटी, यानी होशमंदी और पागलपन का वो सिंबल है. अ रीडर विल फाइंड बोथ एलिमेंट्स इन हिम, यानी उसमें दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं. कभी वो हमें बिल्कुल एक जिसे कहते हैं अक्लमंद, होशमंद इंसान नज़र आ रहा है, कभी हमें वो लग रहा है कि वो बिल्कुल पागल है. Although the interpretation of his name Evans comes into the meaning of balance, जबकि उसके नाम का मतलब जो है वो बैलेंस के तौर पे आ रहा है, बैलेंस होता है उसके नाम का मतलब. So he is the symbol of half sanity and half insanity, यानी वो हाफ सेन है और हाफ इनसेन. He says to Willie, वो विली से कहता है, I drink to keep sane, there is no harm in the little I drink. वो कहता है कि मैं इसलिए ड्रिंक करता हूँ ताकि मैं सेंसेस में रहूँ और इसमें कोई हार्म नहीं है कि अगर मैं थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लेता हूँ तो. विली इज़ अ मॉडल ऑफ रैशनैलिटी. विली जो है वो रैशनैलिटी का मॉडल है, यानी उसमें दिखाया है वो बहुत समझदारी है, वो बहुत अक्लमंद वाइज है. सैनिटी एंड सिंसेरिटी एंड कंपैशन.
यानी वो समझदार भी है और अपनी सेंसेस में है. ही इज़ ऑल्सो वेरी सिंसियर एंड कंपैशनेट टुवर्ड्स अदर्स, यानी उसमें भरपूर सिंसियरिटी दिखाई गई, यानी खलूस भी है और वो दूसरों की तरफ काइंड एटीट्यूड रखता है. ही इज़ एन इंटेलेक्चुअल पर्सन विद रियलिस्टिक अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ. वो रियलिज़म पे बिलीव रखता है और उसकी ज़िंदगी की तरफ रियलिस्टिक अप्रोच है. ही ऑल्सो स्टैंड्स फॉर चेंज एंड स्ट्रगल. वो भी चेंज को रिप्रजेंट कर रहा है और स्ट्रगल को. द करेक्टर ऑफ मिसेस राफे इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन. मिसेस राफे का करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. शी स्टैंड्स फॉर हिपोक्रेसी, जिसको मुनाफिकत कहते हैं, एंड डुअलिटी, यानी उनकी पर्सनैलिटी डुअल है. शी ऑल्सो सिम्बलाइजेज द हॉलोनेस ऑफ वेल टू डू क्लास. एरिस्टोक्रेटिक क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है और उसकी हॉलोनेस को, यानी वो अंदर से कुछ हैं और बाहर से कुछ दिखा रही हैं. शी इज़ बॉसी, यानी बहुत डोमिनेटिंग है. एंड लाइक द बी क्वीन, जिस तरह से बी क्वीन होती है, शी हैज़ नथिंग सब्सटेंशियल इन हर. कुछ भी उनमें सब्सटेंशियल नहीं है. शी ऑलवेज ट्राई टू एजर्ट हर सेल्फ. वो अपने आप को दूसरों पे थोपने की कोशिश करती हैं, यानी अपने फ़ैसले को दूसरों पे हावी करने की कोशिश करती हैं. एट वन प्लेस शी सेज, एक जगह वो कहती हैं, आई एम एन एम्फैटिक लेडी. शी इज़ हार्टलेस हु हैज़ नो फीलिंग्स. यानी वो अपने आप को ही कहती हैं कि मैं हार्टलेस हूँ, मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, एंड इमोशंस, कोई इमोशंस नहीं है. शी ऑलवेज ट्राइज टू टॉर्चर एवरीबॉडी. उनका यही काम है कि वो हर एक को टॉर्चर करती रहें. शी प्रैक्टिस मेंटल एंड इमोशनल वायलेंस ऑन ऑल दोज हु आर बीनीथ हर. यानी अपने से जो जूनियर लोग हैं, अपने से जो छोटे लोग हैं, उनको वो मेंटल और इमोशनल टॉर्चर देती रहती हैं. एज रोज़ सेज, जिस तरह से उनकी जो भांजी है रोज़, वो कहती है, द टाउन्स फुल ऑफ हर क्रिपल्स. मीनिंग कि फुल टाउन जो है वो उसका विक्टिम है और उसने सबको क्रिपल्स बना के रखा हुआ है. हर मेन विक्टिम इज़ हैच हु थिंक्स ऑफ हर एज अ लायर, स्वेंडलर, फ्रॉड एंड बैंकरप्ट. उसका मेन विक्टिम हैच है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. सी गार्ड भी है और वो शॉपकीपर भी है, और वो उसको ऐसे समझता है कि ये लायर है, धोखेबाज है, बैंकरप्ट है, यानी पैसे नहीं देती, फ्रॉड करती है. शी ट्राइज टू यूज़ हर अथॉरिटेटिव एटीट्यूड ऑन हिम. वो उस पर अपना अथॉरिटेटिव एटीट्यूड यूज़ करती है, यानी बहुत डोमिनेट करने की कोशिश करती है उसको. एंड बाय डूइंग सो शी बिकम द कॉज ऑफ हिज मैडनेस. यानी वो उस पर अपना रोब जमाने की कोशिश करती है, तो इसकी वजह से वो बिल्कुल पागल हो जाता है. शी थिंक्स दैट पीपल आर इन्फीरियर टू हर. उसका ये ख्याल होता है कि लोग उससे इन्फीरियर हैं. शी इज़ क्वाइट प्रिटेंशियस, और वो बहुत शो ऑफ भी करती है. शी ट्रीट्स हर गार्डनर थॉमसन इन अ वेरी इंसल्टिंग वे. उसका जो गार्डनर होता है थॉमसन, उसको बहुत ही इंसल्टिंग वे में ट्रीट करती है. व्हेन शी फाइंड्स हिम इन द हैच शॉप शी ह्यूमिलेट्स हिम. जब उसको पता चलता है कि वो हैच की शॉप पे काम कर रहा है या उसके साथ मिलके कुछ हेल्प करा रहा है, तो वो उसको बहुत ह्यूमिलेट करती है, इंसल्ट करती है. शी ऑलवेज ट्राइज टू एक्सप्लॉइट एवरी सिचुएशन इन हर फेवर. और सब कुछ यही चाहती है कि जो भी सिचुएशन हो वो उसके फेवरेबल हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी डिसाइड्स टू मेक कॉलिन्स ब्यूरियल वंडरफुल. वो चाहती है कि कॉलिन का जो ब्यूरियल है वो बहुत शानदार तरीके से हो. इट इज़ हर कंसेंट टू डू ब्यूरियल सेरेमनी ऑन द टॉप ऑफ अ माउंटेन इंस्टेड ऑफ अ चर्च. वैसे तो चर्च में ब्यूरियल सेरेमनीज होती हैं, लेकिन ये उसकी अपनी मर्ज़ी थी मिसेस राफे के कि हम ये किसी टॉप ऑफ अ माउंटेन पे जाके करेंगे ये सेरेमनी, बजाय के चर्च में करें. मिसेस टालहाउस, दिस इज़ अनदर कैरेक्टर, स्टैंड्स फॉर हिपोक्रेसी. इनको भी देख के ये लगता है कि शी इज़ वेरी शैलो और शी इज़ वेरी हिपोक्रेट. एंड फॉल्स मोरालिटी, यानी वो हिपोक्रेसी एंड फॉल्स मोरालिटी को सिम्बलाइज़ करती हैं. सम एविडेंट वर्ड्स शो हर फॉल्स मोरालिटी. उनकी बहुत फॉल्स मॉरल वैल्यूज़ हैं, यानी शी इज़ नॉट मॉरली हाई. हेल्प, आई एम अबाउट टू बी अटैक्ड बाय अ लार्ज मैन. मेरी मदद करो, मुझे एक बड़ा आदमी अटैक करने जा रहा है. अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो मैनिफेस्ट हर मॉरल करप्शन. Thank you, Carter. I don't think I could walk there unassisted. I shall require your arm in the last public place. Collins symbolizes talent, merit, love, compassion and nobility. Collins भी एक और करेक्टर है जो कि ड्राउन हो गया था इस प्ले के शुरुआत में, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ. वो सिम्बलाइज़ करता है टैलेंट को, मेरिट, लव, कंपैशन को, नोबिलिटी को. ही डाइज बाय ड्राउनिंग इनटू द सी. वो समंदर में
डूब के मर जाता है। ही इज़ द ओनली गुड मैन इन द टाउन, वो पूरे टाउन में वाहिद अच्छा इंसान है। ही नेवर शोज़ एनी रिजिडिटी एंड रैशनेस इन हिज एटीट्यूड, उसके रवैये में कोई रिजिडिटी नहीं है, रैशनेस नहीं है। ही वॉज अ सिंबल ऑफ पीस, वो सुकून का सिंबल है। हिज बैटरी कमांडर सेज अबाउट हिम, उसका बैटरी कमांडर उसके बारे में कहता है। बैटरी कमांडर मेजर की पोस्ट पे होते हैं। Yes, Mr. Bentham was a good man, Powder. He goes before the Almighty with a clean record. He is destined for high rank among the heavenly host. यानी वो बहुत अच्छे remarks देता है Collins के मुतालिक. The death of Collins symbolizes the death of heroism. It means intellect, ability, and innocence are no more protected in society, as Collins was the emblem of these qualities. शुरू में ही कॉलिंस की डेथ हो जाती है इस प्ले में, और ये सिंबलाइज़ करता है कि हीरोइज़म भी साथ ही मर चुका है। इसका मतलब है कि इंटेलेक्ट, एबिलिटी और इनोसेंस बिल्कुल प्रोटेक्टेड नहीं है सोसाइटी में, क्योंकि कॉलिंस जो है वो इन क्वालिटीज़ का एम्बलम था। द पुलिंग ऑफ द जर्सी बाय कॉलिन, जो उसकी जर्सी पुल की भी दिखाई जा रही होती है, जो कॉलिन ने ही पुल की होती है, सिम्बोलाइजेज अ स्ट्रगल टू लिव इन क्योटिक वर्ल्ड। वो उसकी स्ट्रगल को सिम्बोलाइज़ करता है कि उसने आखिर तक जीने की कोशिश की थी इस क्योटिक वर्ल्ड में। नेक्स्ट इज़ इट रिवील्स दैट हीरो वॉज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट डेथ। ये इस बात को शो करता है कि हीरो जो है वो डेथ के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा था। In the seventh scene, scattering of ashes of Colin's dead body also has at the top of mountain its symbolic significance. सेवन्थ सीन में जब कॉलिन की बॉडी की एशेस को स्कैटर किया जा रहा था माउंटेन की टॉप पे, तो उसकी भी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है दैट द टैलेंटेड मैन इज़ नॉट ऑनर्ड एंड रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, कि टैलेंटेड मैन की सोसाइटी में कोई उसका ऑनर नहीं है, उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। एंड लेटर हिज डेड बॉडी वाज बुचर्ड बाय हैच, और बाद में उसकी डेड बॉडी जो है वो हैच ने बहुत बुरी तरह ज़ख्मी की थी, यानी उसको बुचर किया था। ही सेज इन द मूड ऑफ फ्रेंजी, बिल्कुल पागलपन में उसने कहा था, किल इट किल इट किल इट। Rose is the symbol of hope, compassion and innocence, as her name is a symbol of love. रोज़ जो कि कॉलिन की मंगेतर थी, वो सिंबल ऑफ होप है, कंपैशन है और इनोसेंस यानी मासूम है अपने नाम की तरह, और ये सिंबल ऑफ लव है। शी इज़ अवे फ्रॉम वैनिटी, हिपोक्रेसी एंड कैलवसनेस, यानी वो इन तमाम चालाकियों से और मुनाफकत से और तेज़ तरारी से दूर है, और एक मासूम करैक्टर है इस प्ले का। हैच सिम्बलाइजेज इंसेनिटी एंड इरेशनैलिटी। हैच जो है वो सिम्बलाइज़ कर रहा है इंसेनिटी को, यानी पागलपन को, और इरेशनैलिटी ना समझदारी को। वी फाइंड हिम इन अ स्टेट ऑफ माइंड इन द होल प्ले, कि हम उसको देखते हैं कि वो एक अजीब से स्टेट ऑफ माइंड में है पूरे प्ले में। ही स्प्रेड्स जेलसी, हेट्रेड एंड कॉन्स्पिरेसी अमंग द पीपल ऑफ द टाउन विच रिजल्ट्स इन डिस्ट्रक्शन एंड chaos इन द सोसाइटी। पूरे प्ले में यही नज़र आ रहा है कि वो जेलसी बिखेर रहा है, स्प्रेड कर रहा है लोगों में, हेट्रेड स्प्रेड कर रहा है और कॉन्स्पिरेसी कर रहा है टाउन के लोगों के दरमियान, जिसका ये आखिरकार रिज़ल्ट निकलता है कि लोगों में बहुत chaos मच जाता है, डिस्ट्रक्शन होती है सोसाइटी में। ही शोज़ हिमसेल्फ एज अ बोल्ड एंड इंटेलिजेंट पर्सन, वो अपने आप को दिखाता है कि वो एक बोल्ड और इंटेलिजेंट पर्सन है, बट इन रियलिटी ही हैज़ प्रूव्ड एज अ कावर्ड एंड नॉन सेंसिबल। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि वो एक बुज़दिल इंसान दिखाया गया होता है जो छुप रहा होता है हर एक से, और नॉन सेंसिबल यानी वो उल्टी सीधी हरकतें करता है, जिसकी वजह से उसकी नॉन सेंसिबिलिटी सामने आ जाती है सबके। टू कंक्लूड नाउ, कंक्लूजन इज़ हियर, बॉन्ड्स प्ले द सी इज़ फुल ऑफ सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंसेस, यानी इसमें बहुत ज़्यादा सिम्बल्स का इस्तेमाल किया गया है। द टेक्निक ऑफ सिम्बॉलिज्म हैज़ मेड द प्ले वन ऑफ द कॉन्स्पिशियस एंड मार्वलस प्लेस। ये जो टेक्निक यूज़ की गई है सिम्बॉलिज्म की इस प्ले में, इसकी वजह से ये बहुत कॉन्स्पिशियस और बहुत ही शानदार प्ले है। द टाइटल, द स्टॉर्म, कर्टन्स, वेपन्स, कोस्ट गार्ड्स एंड करेक्टर्स रिफ्लेक्ट डीप सिम्बॉलिक मीनिंग्स। ये तमाम चीज़ें जो मैंने अभी मेंशन की हैं, ये डीप सिम्बॉलिक मीनिंग्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। दैट डिस्क्राइब द थीम्स ऑफ द प्ले मोर विविडली एंड फैंटास्टिकली, जिसकी वजह से थीम्स बहुत वाज़े तौर पे हमारे सामने आ जाते हैं। Thus, the play presents C as a more symbolic of the society in many ways and the action that occurs in the play.
यानी सी जो है वो बहुत सारी चीज़ों को सिंबलाइज़ कर रहा है। एक सोसाइटी का वो नुमाया सिंबल है बहुत सारे वेज़ में, और जो एक्शन हो रहा है प्ले में उसको भी वो सिंबलाइज़ करता है। द वॉयज ऑफ लाइफ इज़ ट्रूली सिंबलाइज्ड बाय द मूड्स ऑफ द सी। बिल्कुल ज़िंदगी की जो वॉयज है उसको ट्रूली सिंबलाइज़ किया है समंदर के मूड्स के ज़रिए। जी students, I hope you have understood the concept of symbolism in the play The Sea, written by Edward Bond. If you don't understand anything, or if you have any sort of questions or queries, you're most welcome to comment below. I'll be glad to answer you all. Till then, students, this is your host Samya Omar signing off from M English Part 1 and 2 Notes. Don't forget to like my video and also subscribe my channel for more informative and quality notes videos. Also press the bell icon for notifications so that you don't miss any video. Take care and Allah Hafiz.